हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आपको पता है अक्टूबर में एग्जाम है, उससे उल्टा जा रहे हैं हम। तो हमने मई जून जुलाई के कर लिए हैं। उसके बाद मैंने फरवरी के करवा दिए थे, अब जनवरी के कर रहे हैं। और बचेंगे बीच के महीने हमारे मार्च और अप्रैल। वो करने के बाद फिर हम अगस्त में आ जाएंगे। ठीक है, तो हर महीने के हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल जो प्रिपेयर विद अच्छा का है उसको फॉलो करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको पिन मैसेजेस में मिल जाएगी। ठीक है, एंड अब लेकिन जो जनवरी फरवरी के महीने हैं ये काफी पुराने हो चुके हैं। तो जो पुराने महीने हैं उसमें जो हमने खबरें पढ़ी थी, या तो वो चलती रहती है चीजें, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो वो कंटिन्यूएशन में आगे महीनों में हम कवर कर लेते हैं। कुछ चीजें जो बहुत माइन्यूट होती हैं वो इतनी पुरानी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगी। कुछ मेजर मेजर अगर चीजें घटित हुई हैं इतने पुराने महीनों में तो वही रेलेवेंट है, तो हम सिर्फ वही करेंगे। अगर हम जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते तो बहुत डिटेल में पढ़ते, लेकिन अब हमको अक्टूबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जनवरी की चीजों को कवर करना है, तो हम स्मार्टली सिर्फ वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपको बहुत लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है। तो इंडिया के मैप से देख लेते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर किसने कंडक्ट किया? बीएसएफ ने। बीएसएफ कौन से बॉर्डर पर तैनात रहती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है। और सर्द हवा किससे संबंधित है? ऑपरेशन बीएसएफ से। फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित दो न्यूज हम देखेंगे। क्या है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी है, ये यूपी में पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस स्टैब्लिश करने वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यूपी में कौन सी वो बाहर विदेश की यूनिवर्सिटी है जो अपना कैंपस स्थापित करेगी? और यूपी में ऐसा पहली बार होगा कि कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस स्टैब्लिश होगा, तो वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की। लखनऊ में क्या हुआ? यूपी खादी महोत्सव 2025 हुआ। यूपी खादी महोत्सव 2025। उसके बाद गांधीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस हुई। तो गांधीनगर में क्या हुआ? गांधी में गुड गवर्नेंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। देन इसमें क्या हुआ? सिक्किम जो ये पड़ता है, सिक्किम में इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया। देन तेलंगाना में हेडक्वार्टर किसका बना? नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर स्थापित किया गया निजामाबाद, तेलंगाना में। उसके बाद ये कुछ फेस्टिवल्स रहे हैं। यहाँ पर केरला में मकारा विलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और महाराष्ट्र में लेजिम फोक डांस। ठीक है, तो इनके नाम याद रख लेना। लेजिम, लेजी कौन है? महाराष्ट्र में। और मकारा विलक्कू फेस्टिवल केरला में। ठीक है, फिर ये जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे जेड मोर टनल है। ये इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और 6.5 किलोमीटर का टनल है। ठीक है, तो इंडिया के जो मैप में हमने जो दो तीन चीजें देखी है इनको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या हुआ? ऑपरेशन सर्द हवा किसने कंडक्ट करवाया? सर्द हवा को बीएसएफ ने। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ स्टैब्लिश कर रही है? यूपी में। ऐसा पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। लखनऊ में खादी महोत्सव, गांधीनगर में गुड गवर्नेंस। ठीक है, देन उसके बाद पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में। हेडक्वार्टर नेशनल टर्मरिक बोर्ड, निजामाबाद, तेलंगाना। लेजिम फोक डांस, लेजी महा। उसके बाद मकारा विलक्कू फेस्टिवल, केरला। और ये वाला क्या था? जेड मोर टनल, जम्मू कश्मीर में पीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, 6.5 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस हैं और एक्सरसाइजेस को हम अलग से भी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जनवरी में फ्रांस ने चौथा मल्टीनेशनल मतलब कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, चौथी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई थी ला पेरोस 2025। तो ये जनवरी 2025 की है। फिर यहाँ पर नेपाल है जो आजकल आप न्यूज में भी सुन रहे हैं। नेपाल की दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेपाल के साथ भारत करता है सूर्य किरण एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये 18वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट की गई? सलज हांडी, नेपाल में एक जगह है सलज हांडी, यहाँ पर हुई। और ये 31 दिसंबर से जनवरी 2024 तक चली थी। दूसरी चीज है, यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, ये है तामुल लोसर फेस्टिवल। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, नेपाल में होता है। उसके बाद वेनेजुएला, और ये अब ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो थोड़े से 5-6 महीने के होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन हम इनको देखेंगे क्योंकि वेनेजुएला अभी रिसेंटली खबरों में रहा है। अगर आप थोड़ा सा
न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि वेनेजुएला और यूएस के बीच में थोड़े से टेंशन इंक्रीज हुए हैं। और वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस माडुरो, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थोड़ा सा शोकेस किया है कि उनके पास चाइनीज फोन है, ये वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये तीसरे टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं वेनेजुएला में, ठीक है, निकोलस माडुरो। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाने के प्रीलिम्स में चांसेस कम, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के हैं, कि कौन सा इनका टर्म है। तो सेकंड टर्म तो सबको पता होगा। और अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है और ये जो बाइडेन के बाद बने हैं। और वैसे ये 47वें प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर के हैं? 47वें, 47। इनकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन। इन्होंने जो बाइडेन, जो पहले राष्ट्रपति रहे थे और इनसे इनके अगेंस्ट भी खड़े हुए थे, रिपब्लिकन पार्टी के, उनको हराया था। और फिर जो बाइडेन ने विड्रॉ कर लिया था, उनकी जगह आ गई थी कमला हैरिस, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। फिलहाल 2 सेकंड में इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस में चौथी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस जनवरी 25 में हुई। सलाझांडी नेपाल में 18वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हुई। और तामिल लोसू फेस्टिवल, लिखिए लोसर फेस्टिवल। वेनेजुएला निकोलस मादुरो तीसरे टर्म के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप 47वें सेकंड टर्म रिपब्लिकन पार्टी। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और है यूएस से संबंधित कि यहाँ पर जब वो चुने गए तो 50वें वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए यूएस के, जेडी वांस। और इनकी जो वाइफ है उषा वांस, ये भारतीय ओरिजिन की है और ये पहली भारतीय अमेरिकन महिला है जो इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो जेडी वांस की उषा वांस जो है वो वाइफ है। अगेन ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ये बेसिकली इको लेबल होता है, उन बीचेस को दिया जाता है या फिर मरीन्स या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ठीक है। ग्रांट कौन करता है? डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। स्टैब्लिश हुआ था 1985 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि 33 क्राइटेरिया रखे जाते हैं और इनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है 4 कैटेगरीज में। एनवायरमेंटल एजुकेशन इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज। तो ये 4 कैटेगरीज में कर दिए जाते हैं। 33 को 4 भागों में बांट दिया जाता है, इसी के अंदर सब पार्ट्स हैं। फिलहाल भारत में कितने हैं? 13 हैं। 33 क्राइटेरिया है और 13 भारत में ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ठीक है। जनवरी के महीने में 2 जुड़े थे, इसलिए हमने इतनी कहानी देखी है। कप्पड़ बीच कोझिकोडे केरला में। कप्पड़ का है? कोझिकोडे केरला में। और चल कन्नूर केरला, चल कन्नूर केरला, ठीक है। चलने के लिए कहां कह रहे हैं? कन्नूर केरला। और कप्पड़ कोझिकोडे केरला, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 2025 से। और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1 जनवरी से लॉन्च की गई। और साथ में इसके अंतर्गत सब्सक्रिप्शन किसका मिलेगा? रिसर्च पेपर्स, इन सब का। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है। रिपब्लिक डे परेड में जो बेस्ट टैब्लो होता है उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो इस बार उत्तर प्रदेश के टैब्लो को मिला था, इसलिए इसको देख लो। देन यूएन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर के प्रिजर्वेशन का ईयर डिक्लेयर किया था यूएन ने। और एक आप सुनते होंगे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्या हो गया है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया है। अब आप इसकी लोकेशन बताइएगा कमेंट करके, इसको रीनेम कर दिया गया है बस। देन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग ने ये अपनी तरह का नया इंडेक्स निकाला है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने निकाला है, ये याद रखना। ये क्या है? कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको 5 कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। इसमें रैंक याद करो। टॉप 3 क्या है? ओचा जी, ठीक है। ओचा जी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। और यूपी हमारा 7वें में है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी का 7 देने की जरूरत है ताकि यूपी जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। तो 7वें में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में है, पोजीशन याद रखना। स्कोर कितना है? FHI स्कोर है उत्तर प्रदेश का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, स्कोर है 45.9। टॉपर जो ओडिशा है इसका कितना है? 67.8। तो यूपी का याद रख लेना, इसका याद रख लेना और इन तीनों का क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओडिशा टॉप पर है, देन छत्तीसगढ़, देन गोवा, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे है पंजाब और पंजाब का स्कोर है लगभग 10.7, ठीक है, 10 के लगभग है। तो ये याद रख लेना।
देन हम महाकुंभ देख लेते हैं। अब महाकुंभ एक इंपॉर्टेंट घटना है जो जनवरी के महीने में घटी। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक ये हुआ, प्रयागराज में आयोजित किया गया, 45 दिन का था लगभग। ये दुनिया का लार्जेस्ट फेयर है। इसमें कम से कम कहा जाता है कि लगभग 66 करोड़ डिवोटीज है, जो यूएस जैसे देशों की पॉपुलेशन से कई ज्यादा है, लगभग दोगुना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुंभ के प्रकार देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इंटरव्यू के पॉइंट से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी भी हमको देखना ही है। टाइप्स क्या है कुंभ के? जो कुंभ मेला होता है ये प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होता है। ठीक है, अर्ध कुंभ कब होता है? प्रत्येक छठे वर्ष में। ठीक है, अर्ध कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। जनरली जो कुंभ मेले हैं वो कहाँ? 4 जगह आयोजित होते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है, अर्ध कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। एक होता है पूर्ण कुंभ, ये पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में होता है और चारों में से किसी भी शहर में हो सकता है। फिर महाकुंभ जो है ये प्रयागराज में होता है और 144 सालों के बाद आता है। ठीक है, जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब आता है एक महाकुंभ। तो ये जो हमारा था ये महाकुंभ था, यानी कि 144 साल के बाद ऐसी घटना घटी थी। माघ कुंभ क्या होता है? ये होता है माघ के महीने में हर साल मनाया जाता है। तो कुंभ क्या हो गया? कुंभ हो गया प्रत्येक 3 साल में आने वाला। अर्ध कुंभ 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ 12 साल में। और महाकुंभ क्या होता है कि जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं, यानी कि 144 साल हो जाते हैं। और माघ कुंभ क्या है? माघ कुंभ है माघ के महीने में प्रयागराज में। और जो अर्ध कुंभ है हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 2017 में यूनेस्को ने ऐड किया था कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अब हम बुक्स देखें उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं ताकि हमारा ये खत्म हो जाए। तो ये आपको 50th वाइस प्रेसिडेंट याद रहेंगे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन FEE डेनमार्क का है, 85 में स्टैब्लिश हुआ। और उसके बाद ये 4 इसकी कैटेगरीज हैं। 13 है भारत के, जिसमें से रिसेंट कौन से हैं? कप्पड़ कोझिकोडे केरला, चल कन्नूर केरला। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी से शुरू हुआ। रिपब्लिक डे परेड में यूपी का टैब्लो फर्स्ट था। 2025 को डिक्लेयर किया गया ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन का ईयर। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीनेम कर दिया गया, वो देख लीजिएगा। ये कहां पर है ये बता भी दीजिएगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉपर कौन है? ओचा जी, या ऐसे याद कर लो ओझा जी। ठीक है, लेकिन झा बोलोगे तो झारखंड आ जाएगा, तो ओचा ही बोलो, ओचा जी। ठीक है, तो ये रखना। यूपी हमारा, यूपी को साथ देंगे हम, तभी यूपी क्या हो पाएगा? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। तो फिजिकल हेल्थ में साथ देने की जरूरत है। पंजाब लास्ट में है 10.7 स्कोर के साथ। महाकुंभ की ये मैंने बता ही दिए हैं, 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड कर लिया गया। किताबें क्या है? देखो किताबें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रही है भारत के लिए, और अमिताभ कांत एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा देख लेना है। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20। तो अमिताभ कांत G20 में शेरपा रहे हैं। ठीक है, हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है जो ऐसा नहीं है कि इसी बार हर बार के लिए पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये किताब याद रखिएगा। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ये डॉक्टर KS चौहान की किताब है। वर्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा की किताब है। वर्ड आफ्टर गाजा किसकी है? पंकज मिश्रा की है। उसके बाद स्पोर्ट्स में, अगेन स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, सब रेलेवेंट नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये थोड़ा सा देखने वाला है। इसमें क्या हुआ? 4 लोगों को 2024 के लिए खेल रत्न मिला है। गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को और मनु भाकर को। तो गुकेश डी चेस के हो गए, हरमनप्रीत हॉकी के हो गए HH से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के हो गए PP से, और मनु भाकर आपको शूटिंग की पता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसको पहले कहा जाता था, फिर इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा गया। ये स्पोर्टिंग में सबसे बड़ा ऑनर है। इसके पहले विनर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, चेस के जो प्लेयर हैं। 1991 में, 1992 में इनको दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, तो कई बार ऐसे अवार्ड्स पूछ लेते हैं, और अवार्ड्स में भी पूछ लेते हैं कि उनका पहला कौन था। ठीक है, थोड़ा सा उसको टफ बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आते हैं पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, पद्म अवार्ड जो है ये 139 अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर भूषण, फिर श्री। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता हो तो ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा शब्द है विभूषण वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे छोटा भूषण उसके बाद आएगा, और श्री सबसे छोटा शब्द है वो सबसे तीसरे नंबर पर आएगा। तो यही इसके
जो ये अवार्ड्स हैं इनका क्रम यही होता है। विभूषण सबसे बड़ा जो है वो उसमें 7 लोगों को दिए गए, भूषण 19 और श्री किसको दिया गया 113 लोगों को। ये होता क्या है, ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको अनाउंस तो रिपब्लिक डे में किया जाता है लेकिन इसको बांटा जाता है मार्च अप्रैल के महीने में, तो ये मतलब मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स में भी रहेगा हमारे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कन्फेयर किया जाता है। इसमें महिलाएं कितनी हैं, टोटल पद्म अवार्ड्स में 139 में कितनी महिलाएं हैं 23। 10 ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, पीआईओ हैं यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई या फिर ओसीआई। 13 पॉस्टमस अवार्डीज हैं। ठीक है, पद्म विभूषण की अगर बात करें तो ये 7 लोगों को जो दिया गया है इसमें से पॉस्टमस 3 है। कौन कौन, एक है एमटी वासुदेवन नायर, लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, केरला के। एक है ओसामू सुजुकी, सुजुकी वाले ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, जापान के हैं ये। उसके बाद शारदा सिन्हा आर्ट की है, बिहार की। तो पद्म विभूषण में ये 3 पॉस्टमस क्या होता है, मरणोपरांत 3 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया है, वासुदेव और शारदा, ये लोगों के नाम याद रखना। और उसके बाद ये मारुति सुजुकी, जो सुजुकी जापान का पार्ट था, मतलब जापान की कंपनी थी वो वाली। ठीक है, तो ये 3 लोग पद्म विभूषण से संबंधित है जिनको मरणोपरांत ये दिया गया है। पद्म भूषण में 19 लोगों को दिया गया। अब सबके नाम तो नहीं लर्न करेंगे लेकिन मरणोपरांत किसको दिया गया, बिबेक देबरॉय। ये जो बिबेक देबरॉय हैं ये थोड़े हमारे लिए देखने वाले हो जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और इनका निधन हो गया था नवंबर 2024 में, तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। इतना पुराना नहीं पूछेंगे। इनको पद्मश्री पहले ही दिया जा चुका था और इनको पद्म भूषण इस बार दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे क्या करेंगे, एक विवेक देबरॉय कमेटी भी थी जो कि इंडियन रेलवेज में रिफॉर्म से संबंधित थी, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मनोहर जोशी पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं, और विवेक देबरॉय दिल्ली के थे। पंकज उदास को दिया गया है आर्ट, महाराष्ट्र से संबंधित है। सुशील कुमार मोदी पब्लिक अफेयर्स, बिहार। तो इन चारों लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। इसको विवेक देबरॉय, मनोहर जोशी, पंकज उदास और सुशील कुमार मोदी। ठीक है, उसके बाद यूपी के 2 लोग हैं जिनको मिला है पद्म भूषण। विभूषण यूपी के किसी को भी नहीं मिला है। तो भूषण में कौन कौन है, एक है राम बहादुर राय, लिटरेचर एजुकेशन और जर्नलिज्म से संबंधित, और साध्वी रितंबरा, सोशल वर्क से संबंधित। तो राम बहादुर और रितंबरा, आर से 2 लोगों को मिला है पद्म भूषण। विनोद धाम जो है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग का मिला है इनको, और ये यूएसए के। ठीक है, तो एक ये विदेशी यहाँ पर है, और जापान के हमने ऊपर सुजुकी देखा मरणोपरांत वाले। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ताकि हमको ये लर्न हो जाए। तो किताबें कौन कौन सी थी, ये हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत की है। पार्लियामेंट के पावर्स, फंक्शंस, प्रिविलेजेस, केएस चौहान। वर्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा की किताब है। स्पोर्ट्स में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, गुकेश को मिला है। चेस के हरमनप्रीत सिंह, हॉकी प्रवीण, पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग। ठीक है, देन पद्मा अवार्ड्स टोटल कितने मिले हैं 139, 7, 19, 113। ऐसे एक बार ध्यान से देख लो ताकि वहां पर टिक हो जाए। 23 महिलाएं हैं, 10 फॉरेनर्स, पीआईओ, एनआरआई, ओसीआई हैं, 13 पॉस्टमस है यानी कि मरणोपरांत। 7 जो हैं इनमें से 3 मरणोपरांत है पहले में और 4 मरणोपरांत है दूसरे वाले में, भूषण में। और इसका मतलब बाकी बचे हुए 13 में कितने थे, 13 थे ना, हाँ 13 में 3 यहाँ चले गए, 4 यहाँ चले गए, बाकी बचे पद्मश्री के हैं। तो यहाँ पर वासुदेव और शारदा और उसके बाद सुजुकी। भूषण में कौन कौन है, विवेक देबरॉय, मनोहर जोशी, पंकज उदास और सुशील कुमार मोदी। देन राम बहादुर और रितांबरा ये यूपी के हैं, और विनोद धाम साइंस इंजीनियरिंग यूएसए के हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहां पर बहुत सारी चीजें शेयर कर रही हूँ, एंड उसका भी मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगी। एंड वो रिवीजन हमारे मेनली आईआरपी स्टूडेंट्स के लिए ही होगा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसको भी मैं पब्लिकली अवेलेबल करवा दूंगी ताकि सब लोग लर्न कर सके। एंड जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो पिंड मैसेज को देख सकता है। जो भी पिंड मैसेज है उसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ का। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।